हमारा टॉपिक जो अगला है वो है स्टाइल एंड हैंडलिंग स्टेट विद यूज स्टेट। तो यूज स्टेट को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेट क्या होती है, उसको काम कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि पहला जो एजेंडा हमारा उसको हम पता करेंगे कि हाउ टू ऐड सी एस एस इन रिएक्ट। अभी तक हमने अपने रिएक्ट कंपोनेंट के साथ सी एस एस की कोई बात नहीं की। तो देखिए, कंपोनेंट को स्टाइल करने के वही तीन तरीके हैं। अ, लेकिन थोड़ा सा तीसरा वाला चेंज है जो हमने पहले HTML के साथ पढ़े थे। एक्सटर्नल CSS लगाते हैं, हम इंटरनल CSS लिखते हैं, और एक हम इनलाइन CSS लिखते थे। तो यहाँ पर हम जो एक्सटर्नल CSS है वो तो एक्सटर्नल फाइल ही है। इंटरनल CSS जो है यहाँ पर वो इनलाइन CSS जैसी है। और तीसरा जो मॉड्यूलर CSS है वो एक्चुअली हाल ही एक बहुत बड़े मसले का जो रिएक्ट में हमें फेस करना पड़ता है। मैं भी आपको बताऊँ वो मसला है क्या। ठीक है, तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे CSS के ऊपर। ये हमारे कुछ कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं। एक से हाई का कंपोनेंट है, एक टेबल नंबर का कंपोनेंट है। तो आए जरा कुछ कोड करते हैं। लेट्स से हम से हाई के कंपोनेंट में ये जो H1 है इसको कोई स्टाइल देना चाहते हैं। तो एक तरीका तो वही है कि आप स्टाइल की प्रॉपर्टी लिखें और दो बार करली ब्रैकेट लगाएं। अब यहाँ पर आप रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए कलर और उसकी प्रॉपर्टी आप करते हैं रेड। ठीक है, तो ये कलर इसका रेड। ठीक है, सॉरी रेड इनके पास डिफाइन नहीं है, तो भाई के वैसे लिखना पड़ेगा देखने को। हाँ, ठीक है, तो कलर हो गया रेड। ये इन लाइन सी एस एस हमारी। इसी तरह अगर और प्रॉपर्टीज देनी तो कॉमा करके आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट फैमिली, और आपने कहा एरियल, तो ये फॉन्ट फैमिली एरियल में। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं फॉन्ट फैमिली हम दे देते हैं पॉपिंस। देखिए इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज होगी, बाकी सही। तो ये तो इनलाइन CSS का तरीका है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वैसे प्रॉपर्टीज वही है, लेकिन रिएक्ट के अंदर आप स्टाइल के बाद दो बार कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, फिर ये आपको अलाउ करता है। एक बार तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का हो गया, अगर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और दूसरी बार जो है CSS का हो गया, और आप CSS पे लिखते हैं रिएक्ट के तरीके पे। यहाँ पे कॉमा आप यूज करते हैं बजाय सेमीकोलन के, अगर करना हो इनलाइन CSS, चूंकि हम खुद से अप्रिशिएट नहीं करते। अब हम CSS की बात करते हैं। जैसे ये दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास से आई का कंपोनेंट है जो ऐप में यूज हुआ। ठीक है, एक प्रिंट टेबल का कंपोनेंट। अब एक तरीका तो ये है कि आप एक ही CSS की फाइल बना लें और उसको ऐप पे लगा दें ताकि उस पर सारा काम हो। फॉर एग्जाम्पल एक से आई के अंदर एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ है, और उसकी फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है कि भाई माय पैरा, और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है दिस। ओके, तो ये से आई का आउटपुट। अब हम एक डेवलपर काम कर रहा है और वो CSS लिखता है, तो CSS कैसे लिखेगा कि वो अपने इस फाइल के लिए एक नई फाइल बनाएगा। मैं उसके बराबर में बना रहा हूँ, नाम भी वही रख देते हैं इसका, से हाई और डॉट CSS का। तो देखो से हाई डॉट JSX है, से हाई डॉट CSS। इसके अंदर मैंने कहा डॉट माई पैरा को जो है वो फॉर एग्जाम्पल कलर दे देना ब्लू, और उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर देना 20 पिक्सल। तो ये हमारा CSS। अब इस CSS को हम अटैच कैसे करेंगे, आए देखें। आपके कंपोनेंट पे आप आएंगे और आप यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करेंगे डायरेक्टली, बस एक फाइल। फाइल का नाम देंगे आप, फॉर एग्जाम्पल से आई डॉट CSS, तो ये इंपोर्ट है। ठीक है, और ये डायरेक्टली अप्लाई भी हो गया। देखिए कलर हो गया ब्लू, और जूम कर देते हैं, कलर ब्लू हो गया, और टेक्स्ट भी बड़ा हो गया पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ का नॉर्मल टेक्स्ट ये बड़ा। ठीक है, ये तो डन हो गया। तो ये इस कंपोनेंट में से हाय CSS लग गई, जिसका एक माई पैरा नाम की CSS से प्रॉपर चल रहा है, और ऐप के अंदर से हाय कॉल हुआ हुआ है, और उसके बाद ऐप के अंदर प्रिंट टेबल भी कॉल हुआ है। ठीक है, तो ये तो तरीका है अपनी CSS नॉर्मली लगाने का। अब अगर प्रिंट टेबल के अंदर भी एक कहीं पैराग्राफ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाए, और इत्तेफाक है कि उसकी भी क्लास कोई गलती से या जानबूझ के भी माई पैरा रख दे फ्रॉम टेबल, तो होगा क्या, क्योंकि इस ऐप के अंदर ऑलरेडी से हाई की वजह से एक माई पैरा की क्लास लगी हुई है।
तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस टेबल में भी आ जाएगी। ये देखिए, ये भी ब्लू हो गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्योंकि सीएसएस तो रूल है ना भाई, वो पहले ही आ चुका है रूल, और उस रूल ने उन दोनों पे भी अप्लाई हो। तो एक तो ये मसला हो गया। ठीक है, हालांकि हमने लिखी सीएसएस किसके लिए थी, एक कंपोनेंट के लिए खास, और उसको यूज भी उसी कंपोनेंट में किया था। लेकिन क्योंकि वो कंपोनेंट कॉल हुआ है ऐप के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो सीएसएस पहुंच गई। और जब वो सीएसएस यहाँ ऊपर पहुंच गई तो नीचे वालों पे भी वो सीएसएस अप्लाई हो जाती है, हम सबको मालूम। ठीक है, कोई सवाल है किसी के जहन में इस बात को लेकर? सीएसएस बनाई और अटैच कर। अच्छा, अगर किसी के ध्यान में ये सवाल है कि भाई ऐसा क्यों होगा कि दो फाइलें कैसे सेम हो सकती हैं, तो उसका जवाब ये है कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डेवलपर बैठ के एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने अपने कंपोनेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हो सकता है कि बहुत सारी जो है वो क्लासों के नाम सेम हो जाए। अब आप कहेंगे नहीं, फिर हम ऐसा करते हैं कि प्रिंट टेबल में जो माई पैरा है ना, इसके लिए नई सीएसएस लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक न्यू सीएसएस की फाइल बनाई, उसका नाम रख दिया प्रिंट टेबल डॉट सी एस एस। कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसलिए रखता हूँ सेम कि वो आपको पता चले कि हाँ यार वही। और उसके अंदर भी हमने क्या किया, हमने कहा यार मेरे वाला जो प्रिंट टेबल है उसकी सीएसएस में माई पैरागो डेट से हम ग्रीन कर देते, और फॉन्ट साइज भी उसका 40 कर देते। तो फिर इसको यहाँ अटैच करते। मैंने कहा भाई यहाँ पर मेरे वाले कंपोनेंट पे अटैच होनी चाहिए कौन सी वाली सीएसएस, ये वाली से प्रिंट टेबल डॉट सीएसएस। तो ये मेरे वाले कंपोनेंट पे ये अटैच हो गई। तो अब बाहर दिखने में ये लग रहा है कि से हाई पे ये वाली सीएसएस चलेगी, और प्रिंट टेबल पे ये वाली सीएसएस चलेगी, जो कि बिल्कुल सही है, समझ भी आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखें। प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसने अपना माई पैरा की सीएसएस चेंज की, तो उसने इससे पहले वाले कंपोनेंट की भी सीएसएस चेंज कर दी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रिएक्ट क्या करती है, जितनी भी सीएसएस रिएक्ट के कंपोनेंट पर अप्लाई होती है वो उन सबको एक जगह जमा कर लेती है। और वैसे भी अगर नॉर्मल एचटीएमएल की भी बात की जाए, तो पहले आपने अगर एक सीएसएस का रूल लिखा हुआ है एक फाइल के अंदर, और उसके बाद दोबारा आप दूसरी फाइल अटैच करते हैं नीचे आके, उसका जो रूल है अगर वो सेम हो गया तो वो पिछले वालों को ओवरराइड कर देता है, या हमें मालूम है कास्केड हो जाता है वो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है रिएक्ट की एक एप्लीकेशन में, खासकर जब जब बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है सीएसएस के साथ। सीएसएस के साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं रिएक्ट में प्रॉब्लम है, रिएक्ट का मसला नहीं है, ये मसला सीएसएस का ही है। कि अगर एक पहले सीएसएस लिखी हुई है, जैसे ये एक सीएसएस लिखी हुई है जिसमें माई पैरा को कुछ चीजें सेट की हुई है, और दोबारा एक दूसरी सीएसएस फाइल आती है वो उसी माई पैरा को अलग तरीके से ट्रीट करती है, तो अब जो नेक्स्ट आने वाली है लास्ट जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा सीएसएस के ऊपर, ये रूल है सीएसएस। अब रिएक्ट में ये मसला बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो जो जिसका आखिरी कंपोनेंट अटैच किया रहता है ऐप के अंदर, उसकी जो है वो वैल्यू हाई हो जाती है। अगर हम इसको उल्टा करें कि हम से हाई को बाद में रख दें, प्रिंट टेबल को पहले कॉल कर ले और से हाई को बाद में, अब रूल किसका चलेगा, से हाई का, क्योंकि वो बाद में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये देखिए अब से हाई का रूल चल गया। ये देखिए, क्योंकि से हाई बाद में आया तो रूल से हाई का चला है। रिफ्रेश मुझे इसलिए करना पड़ा कि वो कैशे होता है थोड़ा सा, तो मैंने रिफ्रेश करके दिखा दिया आपको। तो इस तरह से क्या होता है, कास्केडिंग की वजह से सीएसएस के बड़े मसले होते हैं रिएक्ट के। तो इसका हल एक बनाया, इसका हल क्या बनाया, इसका हल बनाया मॉड्यूलर सीएसएस, जो तीसरी बात थी हमारे इस पेज के ऊपर जब हम देख रहे थे। तो एक्सटर्नल सीएसएस अभी हमने फाइल अटैच कर ली दोनों पे, इंटरनल हमने इनलाइन लिख लिया। तीसरा है मॉड्यूलर, जो कि हल है इस वाले प्रॉब्लम का जो सीएसएस के कास्केड होने की वजह से होते हैं। हल कैसे करेंगे आप, ये एक सीखने वाली चीज है। ये जो आपकी फाइल का नाम है ना, सीएसएस की जो फाइल है से हाय वाली, इसको आप कहेंगे से हाय डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। इसी तरह प्रिंट टेबल वाले का भी नाम जो है आप कर देंगे प्रिंट टेबल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब ये डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस जो है ये स्टैंडर्ड है कि आप मॉड्यूलर सी एस एस लिख रहे हैं। ठीक है, आप हर फाइल के आगे मॉड्यूल लगाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अब आपकी सी एस एस भले सेम लिखी भी हो, सेम उसकी आईडी भी हो, आई क्लास दोनों में सेम है, उसके बावजूद जो यूज करने का तरीका है उसकी वजह से ये सही काम करने लगेगा। अब यूज करने का तरीका क्या है, आप इंपोर्ट अब फाइल नहीं करेंगे डायरेक्ट, बल्कि आप कहेंगे इंपोर्ट, कोई भी एक नाम रख लेंगे, जैसे स्टाइल रख लिया, फ्रॉम, और अब आपकी जो फाइल है उसका नाम है से हाई डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है,
अब ये फाइल डायरेक्ट माई पैरा को एक्सेस नहीं होगी, ये स्टाइल में आ रही है। और अब हम ये जो क्लास लगाते हैं ये हम ऐसे नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हम यहाँ से लगाएंगे स्टाइल डॉट माई पैरा। ये स्टाइल में से उठाओ माई पैरा जो यहाँ लगेगी। ये स्टाइल कहाँ से मिलेगा, इस फोल्डर में। तो अब ये खास हो गया कि इसी फाइल में से जो माई पैरा है वो उठकर यहाँ आए। डन, ये खास चीज हो गई हमारे सेहाई के लिए। अब आप गौर करें। अच्छा, वो प्रिंट टेबल को थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसको भी सेट कर लेते हैं। प्रिंट टेबल को भी हम कहते हैं स्टाइल, import स्टाइल फ्रॉम दिस फाइल प्रिंट टेबल डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। एरर खत्म हो गया। अब आप ये देखें कि इस पे सिर्फ ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है जो इसका अपना है, और इस पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि अब हम मॉड्यूलर सीएसएस यूज कर रहे हैं। तो अब मॉड्यूलर सीएसएस यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से फाइल क्लास भी दे सकते हैं। इसको भी हम इस तरह कहेंगे कि इसके स्टाइल में जाओ डॉट माई पैरा होगा। तो अभी देखो दोनों की अपनी अपनी सीरीज चल रही है, इसकी ब्लू चल रही है, इसकी ग्रीन चल रही है। दोनों कंपोनेंट आप भले ऊपर रखें नीचे रखें कुछ भी करें, अब ये दोनों एक दूसरे की सीएसएस इनको इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी वो मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब देखिए मैं से हाई को भले ऊपर रख दूं, प्रिंट टेबल को नीचे ले जाऊं, तो भी मेरे यूआई पे सीएसएस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीएसएस उसकी है वो उसके लिए है, जो इसके लिए है वो इसके लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, एक तो ये रूल बन गया कि मैं मॉड्यूलर हो गई सीएसएस में। ठीक है, जब सीएसएस मॉड्यूलर हो गई तो ये काम हो गया। इसने किया क्या इस मॉड्यूलर सीएसएस में, इसने ये जो क्लास बने ना ये बड़ी डिफरेंट है। आए गौर से देखते हैं यहाँ पर इस वाले पैरा पे जो क्लास लगी हुई है इंस्पेक्ट करके देखें उसको। तो देखिए इस पे जो पैरा पे जो क्लास लगी हुई है उसका नाम अब ये बन गया से हाय माय पैरा जे टी प्लस टी माइनस, इस तरह का कुछ उसने खुद से नाम बना दिया। इसी तरह जो इस पे क्लास लगी है अब वो भी माय पैरा नहीं है, बल्कि वो प्रिंट टेबल अंडरस्कोर माय पैरा C6BHT। तो ये अब खुद से रिएक्ट का जो मैकेनिज्म है वो खुद से ही क्लास के नाम बना रहा है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलर स्टाइल, जो कि मॉड्यूलर की डिमांड थी, ताकि हर क्लास अलग हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये CSS कास्केडिंग वाला मसला हल हो जाता है। ठीक है, किसी के जहन में कोई सवाल है? ओके जी, नहीं सर। चले ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें मैंने थोड़ा सा CSS को डिस्कस किया, रिएक्ट के अंदर किस तरह से लगाते हैं ये भी आप देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल हम अपनी स्टेट से ऊपर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाफिज। सर। जी जनाब। सर एक कोई कोई सी टफ सी डायनामिक प्रोजेक्ट की असाइनमेंट दे दें तो उस पर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे जी। किसके लिए? सर एक मतलब जितना हमने सीखा है ना अब तक, ये कंपोनेंट्स और रिएक्ट और ये हुक्स हुक्स तो नहीं पड़ी है कोर्स तक। तो इसमें यहाँ तक जो चीजें सीखी हैं तो इनके रिलेटेड कोई असाइनमेंट दे दें देखो डायनामिक सी असाइनमेंट का बड़ा जिससे सिंपल तरीका है, मेरे असाइनमेंट तो खैर मैं डालता रहता हूँ, असाइनमेंट कर लिया करो। लेकिन देखो अगर आप फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट करना है ना, आप क्या करो, आप या जी चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बताओ भी आई हैव नॉलेज ऑफ रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स एंड मॉड्यूलर सीएसएस, गिव मी असाइनमेंट। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट दे देगा। राइट, ये आप इन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे असाइनमेंट देगा। हाँ। ये इन कॉन्सेप्ट की बेस पे ये असाइनमेंट देगा। हाँ, तो लिखा है ना मैंने कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो उसी के फिर असाइनमेंट देगा। अभी देखो इसने एक असाइनमेंट दिया, टास्क है रिएक्ट ऐप बनाओ प्रोफाइल कार्ड की, जिसमें नेम एज लोकेशन और प्रोफाइल इमेज ली जाए। ठीक है, प्रॉप के तौर पे। और फिर उसके बाद फॉलो अनफॉलो का बटन हो और मॉड्यूलर सीएसएस इस्तेमाल करो, बनाओ उसको। जी ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। मतलब ये बड़ा आसान है, अब तो बहुत आसान हो गया है काम ना, कि आपने जो जो पढ़ लिया अब इसी को इसी वाले चैट के अंदर जब एक नया टॉपिक पढ़ो उसमें नया टॉपिक डाल दो। अब मैंने ये भी पढ़ लिया अब असाइनमेंट में। ठीक है, जी बस ठीक है, तो ये तो काम है। ठीक चलो ओके। है, थैंक यू।